हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 13 की 10वीं हेडिंग प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की दर पौधों एवं फसली पादपों के उत्पादन जानने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वह पौधों एवं फसली पादपों के उत्पादन जानने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रकाश संश्लेषण कई कारकों से प्रभावित होता है जो बाह्य तथा आंतरिक दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है वह कई कारकों से प्रभावित होता है। ये कारक बाह्य भी हो सकते हैं तथा आंतरिक दोनों ही हो सकते हैं। अब देखें पादप कारकों में संख्या, आकृति, आयु तथा पत्तियों का विन्यास, पर्णमध्योतक कोशिकाएं तथा क्लोरोप्लास्ट, आंतरिक कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता और क्लोरोफिल की मात्रा आदि हैं। ठीक है, तो जो पादप कारक हैं उसमें कौन कौन आते हैं, तो पादप कारकों में संख्या, आकृति, आयु, पत्तियों का विन्यास, पर्णमध्योतक कोशिकाएं तथा क्लोरोप्लास्ट, आंतरिक कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता और क्लोरोफिल की मात्रा आदि है। पादप अथवा आंतरिक कारक पौधों की वृद्धि तथा आनुवांशिक पूर्वानुकूलता पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो पादप जो हैं अथवा आंतरिक कारक जो हैं वे पौधों की वृद्धि तथा आनुवांशिक पूर्वानुकूलता पर निर्भर करते हैं। बाह्य कारक में सूर्य का प्रकाश, ताप, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता तथा जल आता है। ठीक है, तो बाह्य कारक में सूर्य का प्रकाश, ताप, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता तथा जल है। पादप की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, ठीक है, पादप की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ये सभी कारक एक समय में साथ साथ ही प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ये सभी कारक जो हैं एक समय में साथ साथ ही प्रभाव डालते हैं। यद्यपि बहुत सारे कारक परस्पर क्रिया करते हैं तथा साथ साथ प्रकाश संश्लेषण अथवा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण को प्रभावित करते हैं, फिर भी प्रायः इनमें से कोई भी एक कारक इसकी दर को प्रभावित अथवा सीमित करने का मुख्य कारण बन जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यद्यप बहुत सारे कारक परस्पर क्रिया करते हैं तथा साथ साथ प्रकाश संश्लेषण अथवा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण को प्रभावित करते हैं, फिर भी प्रायः इनमें से कोई भी एक कारक इसकी दर को प्रभावित अथवा सीमित करने का मुख्य कारण बन जाता है। अतः किसी भी समय पर उपानुकूलतम स्तर पर उपलब्ध कारक द्वारा प्रकाश संश्लेषण की दर का निर्धारण होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी समय पर उपानुकूलतम स्तर पर उपलब्ध कारक के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की दर का निर्धारण होगा। जब अनेक कारक किसी जैव रासायनिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, ठीक है, जब अनेक कारक किसी जैव रासायनिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तो ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स प्रभाव में आता है। ठीक है, तो जब अनेक कारक किसी जैव रासायनिक प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे तो उस समय ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर प्रभाव में आता है। ठीक है, इसके अनुसार यदि कोई रासायनिक प्रक्रिया एक से अधिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है तो इसकी दर का निर्धारण उस समीपस्थ कारक के द्वारा होगा जो न्यूनतम मान वाला होगा। ठीक है, तो यदि कोई रासायनिक प्रक्रिया एक से अधिक कारकों द्वारा प्रभावित हो तो इसकी दर का निर्धारण जो होगा वह उस समीपस्थ कारक के द्वारा होगा जो सबसे कम मात्रा में हो, जो न्यूनतम मान अर्थात मूल्य वाला हो। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो पौधों और फसली पादपों के उत्पादन जानने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रकाश संश्लेषण कई कारकों से प्रभावित होता है जो कि बाह्य और आंतरिक दोनों ही हो सकते हैं। पादप कारकों की संख्या, आकृति, आयु, पत्तियों का विन्यास, पर्णमध्योतक कोशिकाएं, क्लोरोप्लास्ट, आंतरिक कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, क्लोरोफिल की मात्रा आदि हैं। यह सब पादप की आंतरिक कारक हैं। ठीक है, पादप एवं आंतरिक कारक पौधों की वृद्धि और आनुवांशिक पूर्वानुकूलता पर निर्भर करते हैं।
जबकि बाह्य कारक हैं सूर्य का प्रकाश, ताप, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता तथा जल। ठीक है, पादप की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ये सभी कारक एक समय में साथ साथ ही प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ये जो कारक हैं ये सभी पादप के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ये सभी कारक एक समय में साथ साथ ही प्रभाव डालते हैं। यद्यपि बहुत सारे कारक परस्पर क्रिया करते हैं तथा साथ साथ प्रकाश संश्लेषण अथवा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण को प्रभावित करते हैं, फिर भी प्रायः इनमें से कोई भी एक कारक इसकी दर को प्रभावित अथवा सीमित करने का मुख्य कारण बन जाता है। ठीक है, अतः किसी भी समय पर उपानुकूलतम स्तर पर उपलब्ध कारक द्वारा प्रकाश संश्लेषण की दर का निर्धारण होगा। ठीक है, जब अनेक कारक किसी जैव रासायनिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तो ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स प्रभाव में आता है। इसके अनुसार यदि कोई रासायनिक प्रक्रिया एक से अधिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है तो इसकी दर का निर्धारण जो है उस समीपस्थ कारक द्वारा होगा जो कि न्यूनतम मान वाला हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर उस कारक की मात्रा बदल दी जाए तो कारक प्रक्रिया को सीधे प्रभावित करता है। ठीक है, तो अगर जो है उस कारक की मात्रा बदल दी जाए तो कारक प्रक्रिया जो है को सीधे प्रभावित करता है। जैसे उदाहरण के लिए एक हरी पत्ती अधिकतम अनुकूल प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के बावजूद, एक हरी पत्ती जो है वह अधिकतम अनुकूल प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के बावजूद यदि ताप बहुत कम हो तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी। इस पत्ती में प्रकाश संश्लेषण तभी शुरू होगा यदि उसे इष्टतम ताप प्रदान किया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए देखते हैं अलग अलग बाह्य कारकों के बारे में। जैसे कि पहले हम देखते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश का क्या इफेक्ट होता है प्रकाश संश्लेषण पर। तो जब हम प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में लेते हैं तो हमें प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की तीव्रता तथा दीप्ति काल के बीच अंतर करने की आवश्यकता होती है। यहाँ कम प्रकाश तीव्रता पर आपतित प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण की दर के बीच एक रैखिक संबंध होता है। ठीक है, उच्च प्रकाश तीव्रता होने पर इस दर में कोई वृद्धि नहीं होती है, अन्य कारक जो हैं उस समय सीमित हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कम प्रकाश तीव्रता पर आपतित प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण की दर के बीच एक रैखिक संबंध होता है, जबकि उच्च प्रकाश तीव्रता होने पर इस दर में कोई वृद्धि नहीं होती है और अन्य कारक सीमित हो जाते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली रोचक बात यह है कि प्रकाश संतृप्ति पूर्ण प्रकाश के 10% पर होती है। प्रकाश संतृप्ति जो है वह पूर्ण प्रकाश के 10% पर होती है। छाया अथवा सघन जंगलों में उगने वाले पौधों को छोड़कर प्रकाश शायद ही प्रकृति में सीमाकारी कारक हो। एक सीमा के बाद आपतित प्रकाश क्लोरोफिल के विघटन का कारण होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर प्रकाश की तीव्रता बहुत ज्यादा हो तो इससे क्लोरोफिल का विघटन हो जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। ठीक है, तो प्रकाश के बीच में आप देखें ध्यान से, यह प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश संश्लेषण की दर के बीच में ग्राफ खींचा गया है। प्रकाश की तीव्रता का प्रकाश संश्लेषण के प्रति दर पर प्रभाव का ग्राफ आप देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ने के साथ प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ती जा रही है, लेकिन एक समय पर अब जो है प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर नहीं बढ़ रही है, अब यह धीरे धीरे घट रही है और घटने के बाद फिर स्थिर हो जा रही है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ग्राफ में, यहाँ से आप 0 पॉइंट से लेकर यहाँ से यहाँ तक तक जो है प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ रही है, और यहाँ से आप जो देख रहे हैं यहाँ पर धीरे धीरे मान कम हो रहा है। उसके बाद आप जो देख रहे हैं यहाँ पे स्थिर हो गया है। ठीक है, रुक गया है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक जो है देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है जो कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो है कांस्टेंट हो चुका है, स्थिर हो चुका है। अब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यह था आपका बाह्य कारक में प्रकाश के बारे में। इसमें आपने देखा कि
तो प्रकाश में आपको बताया गया कि जब हम प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में लेते हैं तो हमें प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की तीव्रता तथा दीप्ति काल के बीच अंतर करने वालों की आवश्यकता होती है। यहाँ कम प्रकाश तीव्रता पर आपतित प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण की दर के बीच एक रैखिक संबंध पाया जाता है, जबकि उच्च प्रकाश तीव्रता होने पर इस दर में कोई वृद्धि नहीं होती है, अन्य कारक सीमित हो जाते हैं, जैसा कि हमने आपको ग्राफ में बताया। इसमें ध्यान देने वाली रोचक बात यह है कि प्रकाश संतृप्ति पूर्ण प्रकाश के 10% पर होती है। छाया अथवा सघन जंगलों में उगने वाले पौधों को छोड़कर प्रकाश शायद ही प्रकृति में सीमाकारी कारक हो। एक सीमा के बाद आपतित प्रकाश क्लोरोफिल के विघटन का कारण होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। ठीक है, अब आप देखते हैं दूसरा बाह्य कारक कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख सीमाकारी कारक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बहुत ही कम 0.03 और 0.04% के बीच होती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख सीमाकारी कारक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बहुत ही कम 0.03 और 0.04% के बीच में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में 0.05% तक वृद्धि के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण की दर में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जो है वह 0.05% तक वृद्धि के कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण दर में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इससे अधिक की मात्रा लंबे समय तक के लिए क्षतिकारक बन सकता है। ठीक है, अगर 0.05% से अधिक मात्रा हो जाए तो लंबे समय तक के लिए यह क्षतिकारक बन सकता है। C3 और C4 पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में भिन्न अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, तो C3 और C4 पौधे जो हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में भिन्न अनुक्रिया करते हैं। निम्न प्रकाश स्थितियों में दोनों में से कोई भी समूह उच्च कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता के प्रति अनुक्रिया नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर प्रकाश की तीव्रता निम्न हो, निम्न प्रकाश स्थिति हो, तो न ही C3 और न ही C4 जो हैं दोनों जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता के प्रति अनुक्रिया नहीं करते हैं। उच्च प्रकाश की तीव्रता में C3 तथा C4 दोनों ही तरह के पादपों में प्रकाश संश्लेषण की बढ़ी दर अधिक हो जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर उच्च प्रकाश की तीव्रता हो तो इसमें C3 तथा C4 दोनों ही तरह के पादपों में प्रकाश संश्लेषण की बढ़ी दर जो है अधिक हो जाती है। यहाँ पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि C4 पौधे हैं लगभग 360 माइक्रोलीटर पर लीटर पर संतृप्त हो जाते हैं, जबकि जो C3 बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता की अनुक्रिया करता है और इसका संतृप्तन केवल 450 के बाद ही दिखती है। ठीक है, तो C4 पौधे लगभग 360 माइक्रोलीटर पर संतृप्त हो जाते हैं, जबकि C3 जो है बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता अनुक्रिया करता है और संतृप्तन केवल 450 माइक्रोलीटर के बाद ही दिखाती है। अतः उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर C3 पादपों के लिए सीमाकारी हो जाता है। सच यह है कि C3 पौधे जो हैं वे उच्चतर कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में अनुक्रिया करते हैं और इससे प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन अधिक होता है। और सिद्धांत का उपयोग ग्रीन हाउस फसलों जैसे टमाटर, बेल, मिर्च में किया गया है। इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर वातावरण में बढ़ने का अवसर दिया जाता है ताकि उच्च पैदावार प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आपने देखा कि C3 जो पौधे हैं वे उच्चतर कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में अनुक्रिया करते हैं और इससे प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन अधिक होता है। और सिद्धांत का उपयोग जो है ग्रीन हाउस फसलों जैसे कि टमाटर एवं बेल, मिर्च में किया गया है। इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड के भरपूर वातावरण में बढ़ने का अवसर दिया जाता है ताकि उच्च पैदावार प्राप्त हो सके। ठीक है, आप बाह्य कारक के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले आपको प्रकाश के बारे में बताया गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के बारे में बताया गया। अब देखते हैं ताप के बारे में। ताप अप्रकाशी अभिक्रिया एंजाइम पर निर्भर करती है। ठीक है, तो जो अप्रकाशीय अभिक्रिया है, डार्क रिएक्शन है, वह एंजाइम पर निर्भर करता है, इसलिए ताप द्वारा नियंत्रित होती है। यद्यपि प्रकाश अभिक्रिया भी ताप संवेदी होती है,
जो लाइट रिएक्शन है, प्रकाश अभिक्रिया है, वह भी ताप संवेदी होती है, लेकिन उस पर ताप का काफी कम प्रभाव होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अप्रकाशीय अभिक्रिया जो है वह एंजाइम पर निर्भर करती है, इसलिए ताप द्वारा नियंत्रित होती है। यद्यपि प्रकाश अभिक्रिया भी ताप संवेदी होती है, लेकिन उस पर ताप का काफी कम प्रभाव होता है। ठीक है, C4 पौधे उच्च ताप पर अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, जो C4 पौधे हैं वे उच्च ताप पर अनुक्रिया करते हैं तथा उनमें प्रकाश संश्लेषण की दर भी उच्च होती है। ठीक है, तो C4 पौधे जो हैं वह उच्च ताप पर अनुक्रिया करते हैं तथा उनमें प्रकाश संश्लेषण की दर भी ऊंची होती है, जबकि C3 पौधों के लिए इष्टतम ताप कम होता है। ठीक है, विभिन्न पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए इष्टतम ताप उनके अनुकूलित आवास पर निर्भर करता है। ठीक है, तो विभिन्न पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए जो इष्टतम ताप होता है वह उनके अनुकूलित आवास पर निर्भर करता है। उष्णकटिबंधीय पौधों के लिए इष्टतम ताप उच्च होता है। ठीक है, तो जो उष्णकटिबंधीय पौधे हैं उनके लिए इष्टतम ताप उच्च होता है, जबकि समशीतोष्ण जलवायु में उगने वाले पौधों के लिए यह एक अपेक्षाकृत कम ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था ताप के बारे में। अब आते हैं लास्ट, देखते हैं जल के बारे में। प्रकाश संश्लेषण पर जल का क्या प्रभाव होता है। यद्यपि प्रकाश अभिक्रिया में जल एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया अभिकारक है। ठीक है, प्रकाश अभिक्रिया में जल जो है वह एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया अभिकारक है, तथापि कारक के रूप में जल का प्रभाव पूरे पादप पर पड़ता है, न कि सीधे प्रकाश संश्लेषण पर। ठीक है, जल तनाव रंध्र को बंद कर देता है। जल तनाव के कारण जो है रंध्र बंद हो जाते हैं, अतः कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता घट जाती है। ठीक है, इसके साथ ही जल तनाव में पत्तियां मुरझा जाती हैं, जिससे पत्ती का क्षेत्रफल कम हो जाता है और इसके साथ ही साथ उपापचयी क्रियाएं भी कम हो जाती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ताप का क्या प्रभाव होता है, जल का क्या प्रभाव होता है। तो ताप का प्रभाव आपने देखा प्रकाश संश्लेषण में कि C4 पौधे जो हैं वे उच्च ताप पर अनुक्रिया करते हैं तथा उनमें प्रकाश संश्लेषण की दर भी ऊंची होती है, जबकि C3 पौधों के लिए इष्टतम ताप कम होता है। ठीक है, विभिन्न पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए इष्टतम ताप जो है उनके अनुकूलित आवास पर निर्भर करता है। उष्णकटिबंधीय पौधों के लिए इष्टतम ताप उच्च होता है, जबकि समशीतोष्ण जलवायु में उगने वाले पौधों के लिए एक अपेक्षाकृत कम ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला कारक जो था वह जल था। यद्यपि प्रकाश अभिक्रिया में जल एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया अभिकारक है, तथापि कारक के रूप में जल का प्रभाव पूरे पादप पर पड़ता है, न कि सीधे प्रकाश संश्लेषण पर। ठीक है, जल तनाव रंध्र को बंद कर देता है, अतः कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता घट जाती है। इसके साथ ही जल तनाव में पत्तियां मुरझा जाती हैं, जिससे पत्ती का क्षेत्रफल कम हो जाता है और इसके साथ ही साथ उपापचयी क्रियाएं भी कम हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जल का प्रकाश संश्लेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।